अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आप सबको खुशामदीद कहती हूं अपना पाकिस्तान में। आइए एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं कुछ अच्छी सोच के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ। आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया है। आज की यह तारीख ना तो इससे पहले आई है और ना ही इसके बाद आएगी। तो कोशिश करें कि आज के दिन का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी प्लान्स हैं आपके, उसको कोशिश करें कि आज के दिन कंप्लीट करें, उसे कल पे ना छोड़ें। परेशानियां, मुश्किलात हम सब लोगों की ज़िंदगी में आती हैं, रुकावटें हम सब की ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम अपनी सोच अच्छी रखें, अगर हम ऐसे लोगों से मिलें और ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसे लोगों से बातचीत करें जिनकी पॉजिटिव सोच हो, तो हमारी ज़िंदगी के भी ऊपर उनके बहुत अच्छे और पॉजिटिव असरात आएंगे। सो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ आज रियाज मखदूम साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी, बात होगी कुछ न्यूज़ के ऊपर जो बड़े हॉट टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं आजकल न्यूज़ में, उसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में एक न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ होंगी और उनसे हम मालूम करेंगे कि किस तरह की ग़िज़ा जो है हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, स्पेशली आजकल के सीज़न के हवाले से कि जो सीज़न चल रहा है, सर्दियाँ हैं, तो इन दिनों हमें कैसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक बहुत ही अच्छे गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद होंगे जो कि आप लोगों का बड़ा फेवरेट सेगमेंट रहेगा और उसमें हम बात करेंगे कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि जो मसाइल आप लोगों को पेश आते हैं के इलेक्ट्रिक के और जो शिकायतें हैं आवाम की, वो उनसे डिस्कस होंगी। लेकिन अभी मैं चलती हूँ रियाज मखदूम साहब की तरफ और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र है। पहले तो सुबह बखैर आपको। और आज कल से बहुत गर्मा गर्म न्यूज़ आई है इंडिया के हवाले से, और जो पुलवामा अटैक हुआ था और उसमें अर्नब गोस्वामी जो वहाँ के एक बहुत बड़े सीनियर एंकर हैं, उनकी चैट जो है वो लीक हो गई है, व्हाट्सएप चैट, और उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी न्यूज़ और ऐसे इंकशाफात हुए हैं कि इंडिया ने वो अटैक खुद कराया था। तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि क्या, क्योंकि ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है और हम सबको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है सच्चाई। देखिए, ये जो अर्नब गोस्वामी नाम का जो एंकर है ये मोदी का चहीते और उनका प्लांटेड है, और ये जो चैनल है जिसके ऊपर ये बात करता है वो भी मोदी के बैक्ड चैनल है। और पाकिस्तान में तो आप छोड़िए, इंडिया में खुद बहुत बड़ा हल्का जो दानिश्वरों का है, पढ़े लिखे लोगों का है, सहाफ़ियों का है, वो अर्नब गोस्वामी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है। उसका लहजा बहुत ही एग्रेसिव और इंसल्टिंग होता है अपने गेस्ट के साथ, ख़ास तौर से अगर किसी का ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो। कभी वो ऑनलाइन लिया भी है उन्होंने, और या कोई बोलने की कोई कोशिश करे जो कि मोदी डॉक्ट्राइन से अगेंस्ट में हो, तो वो इस तरह से मुझे याद आ रहा है कि एक पाकिस्तान से ऑनलाइन लिया, इंडिया के एक साहब थे, उनको ऑनलाइन लिया था सहाफ़ी, तो उससे कहा कि आप नारा कहिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। अच्छा। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं कहूँगा पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो कश्मीरी था वो, तो आप कहें। जब उसने कहा नहीं कहूँगा मैं, तो उसके बाद आपको हैरत होगी कि उसके चंद दिन बाद उसका मर्डर भी हो गया। अच्छा। और जो केस वहाँ अभी है, और इसके ऊपर हरास करने के और लोगों को खौफजदा करने के, धमकियाँ देने के मुकदमात के तहत ये अरेस्ट भी हुआ। और ये अभी अरेस्ट हुए थे और उसमें ही फिर उसी वजह से उनकी जो है चैट, और हालांकि इतनी बड़ी बैकिंग है, लेकिन वहाँ का थोड़ा सा कानूनी निज़ाम है। तो अभी इसकी जो चैट लीक हुई है उसमें से बातचीत की है पुलवामा अटैक के बारे में, चूँकि ये गवर्नमेंट का समझिए ऑफिशियल स्पोक्समैन है मीडिया के ऊपर, तो इसलिए इसने वो सारी अंदरूनी बातें कि किस तरह ये प्लान था पूरा, और इन्होंने जो इनके अज़ाइम थे, सियाह अज़ाइम पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो नाकाम हो गए। लेकिन उस वक्त जो बात की थी तो ये ओपन हो गई बात। तो इस वक्त बिल्कुल समझिए आपके इंडिया में भी एक भूचाल आया हुआ है अर्नब गोस्वामी की ये चैट डिस्क्लोज होने से, और उससे कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि देखें, जब ये अटैक हुआ था तो उसके बाद इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत एक नेगेटिव फीडबैक आया था पाकिस्तान की तरफ, और इंडिया ने प्लान ही इंडिया का ये था। तो अब ये जो चैट रिलीज़ हुई है तो ये कितनी ऑथेंटिक है और इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान के केस को? बहुत बुरा वक्त है मोदी के ऊपर। मोदी साहब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। खाली अर्नब गोस्वामी तो बिल्कुल अभी ये बाद में चैट आई है। इससे पहले जो आलमी इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने, जो वेस्टर्न हैं, जिन्होंने इसको डिस्क्लोज़ किया, किस तरह से इन्होंने फेक अपने इदारे बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए बाहर से लॉन्च करते रहें।
तो वो चीज़ ओपन हो चुकी है, आ चुकी है। फिर उसके बाद अर्नब गोस्वामी की आई है। फिर अभी आप देखिए कि पूरे वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न पॉलिटिशियंस जो है, जो इनका जो कश्मीर में जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी मजम्मत की है, बहुत ज़्यादा खुल कर की है उन्होंने, कि किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। अभी ये सारा मलबा इनके ऊपर आया हुआ ही था, ये इसी से परेशान थे। इनकी इमेज पूरी टार्निश हो गई है पूरी वर्ल्ड में, जो इंडिया की थी कि ह्यूमन राइट्स का और सेकुलर कंट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एक रेसिस्ट कौम बन चुकी है यानी इस वक्त मोदी के अंडर। तो उसके बाद ये अर्नब गोस्वामी का भी आ गया है। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये और इजाफा हो गया है उनके वज़न में, उनके बोझ में इजाफा हुआ है। वरना तो इससे पहले उनका जो अज़ाइम थे और शक्ल जो थी वो तो दुनिया के सामने आ चुकी है। और इसमें पाकिस्तान की लेकिन ये तो एक खारिजा प्रूफ आ पॉलिसी गया का ना भी बहुत सामने दखल के है। एक जैसे कि आपको एक सबूत मिल जाते हैं, तो ये तो देखिए उस तरीके सबूत तो से पाकिस्तान ने डोजियर की शक्ल में दे चुके हैं। ये तो इंडियन मीडिया से अंदर से आया है, तो पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने जो उसके खिलाफ सबूत आलमी डोजियर जो आलमी मुल्कों को मुख्तलिफ मुल्कों को दिए हैं, जो डोजियर बना के जिसमें पूरे सबूत के साथ दिए हैं किस तरह से वो स्पॉन्सर्ड उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, दहशतगर्दी कर रही हैं। तो लेकिन इससे ये है कि ऑब्वियसली एक मजीद सपोर्ट मिलेगी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है, जो कि खुद ही एक चीज़ हो गई। हाँ, इसके अल्लाह की मेहरबानी है कि इस तरह की कुदरत की तरफ से बिल्कुल अल्लाह की तरफ से है कि एक चीज़ जो है खुद पाकिस्तान के हक में जो है वो एक सच्चाई जो है वो खुद खुल के सामने आ गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक से वापस आएंगे और रियाज साहब हमारे साथ मौजूद ही होंगे यहाँ पे, उनसे मजीद कुछ बात करेंगे कुछ न्यूज़ के ऊपर। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक इन अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ मौजूद हैं रियाज साहब। हम बात कर रहे हैं आजकल न्यूज़ जो चल रही हैं, हॉट टॉपिक्स जो हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी रियाज साहब आज की एक और जो गर्मा गर्म खबर है वो ये है कि ग्लोबल फायर पावर ने 2021 की वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो है उसको रिलीज़ किया है, जिसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो पाक अफवाज है उसकी रैंकिंग बहुत इम्प्रूव हुई है और काफ़ी ऊपर आई है। तो उसके ऊपर बात करते हैं रियाज साहब से। जी रियाज साहब, ये एक और अच्छी खबर है आज की। जी बहुत बड़ी खबर है और बहुत हमारे लिए खुशाइंद है बात है कि ये एक इंटरनेशनल इदारा है आलमी, जिसे हम कहते हैं कि फायर पावर एजेंसी है, ये ग्लोबल फायर पावर एजेंसी। ये एनालाइज़ करते हैं, इनका काम ही ये है एनालाइज़ करना मुख्तलिफ़ मुल्कों की फ़ौजी क़ुव्वत को एनालाइज़ करते हैं ये, और इसमें हथियार और फिर जो फ़ौजी तादाद है उनकी, हथियारों की क्वालिटी, हथियारों के कितनी मॉडर्न हैं, फिर उनकी जोग्राफिकल पोजीशन और जो उनकी लॉजिस्टिक की सलाहियतें हैं। यानी यूँ समझिए कि एक तरह से फायर पावर के और क़ुव्वत के अलावा उनमें कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं और उनमें सलाहियतें कितनी हैं। तो 138 कंट्रीज़ की उन्होंने एक फ़हरिस्त जारी की है जिसमें पाकिस्तान का नंबर 10वां है, और ये अब पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इन 138 कंट्रीज़ में जिसने इम्प्रूव की है अपनी पोजीशन। तो अमेरिका फर्स्ट है, रशिया सेकंड, चाइना थर्ड है और पाकिस्तान के 10th पोजीशन है। और इस्लामी मुल्कों में देखा जाए तो पाकिस्तान ही उसमें शामिल है, फिर मिस्र और टर्की हैं वो बहुत नीचे हैं। और सबसे दिलचस्प और मतलब खुश करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से नीचे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इज़राइल हैं। अच्छा, तो वो तो ये 10वीं पोजीशन से नीचे, यानी पाकिस्तान उनसे भी ऊपर है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है हम सब के लिए, और लोगों के लिए शायद बहुत अजीब हो, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी फ़ौज कितनी ऑपरेशनल है और कितनी अपनी सलाहियतों के एतबार से आलमी ममालिक में अपना एक मुकाम तो इंटरनेशनली वैसे ही बहुत माना जाता है। और तो ये बहुत हम सब के लिए बहुत अच्छी ये रैंकिंग इम्प्रूव हुई है और ज़्यादा, जैसे कि रियाज साहब बता रहे हैं कि और मुल्कों की रैंकिंग जो है वो वहीं पे ही सस्टेन कर रही है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी वो सेम है, लेकिन हमने जो है वो और 138 कंट्रीज़ में
138 कंट्रीज में, मीन्स के 10वें नंबर पे आना बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आते हैं, अमेरिका चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। और जो बाइडन जो हैं वो ऑफिशियली अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके आने के बाद अमेरिका में और इंटरनेशनली भी क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं कि आएंगी? क्योंकि अभी तो उनके ख़िलाफ़ भी अमेरिका में काफ़ी जो है लोग खड़े हो गए हैं, जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो अभी वो मान नहीं रहे इस डिसीजन को, और इन इलेक्शंस को जो है वो मान भी नहीं रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सारी जो सिचुएशन चल रही है इनके विद इन अमेरिका भी, उसके असरात क्या होंगे, इंटरनेशनली असरात क्या होंगे? देखिए, पहले तो हमें ये सब देखने से पहले ये देखना होगा कि अमेरिका का सिस्टम क्या है, सियासी निज़ाम कैसा है। वो एक बाकायदा सिस्टम के तहत हैं और सिस्टम से बाहर कोई भी नहीं जा सकता। अब ये बहुत ही स्टेप लिया ट्रंप ने, जो पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है, और आपने देखा इम्पीचमेंट भी हुआ है, और उसमें आपको हैरत ये होगी कि ख़ुद उनकी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के 6 सेनेटर्स ने उसके ख़िलाफ़ वोट किया कि ये गलत हुआ है, यानी जो उनकी, और कुछ भी नहीं हुआ। जो बाइडेन 46 प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उन्होंने अपने एक एडवेंचर करने की कोशिश की। इसके पीछे इसका बैकग्राउंड ये है कि ट्रंप को जो वहाँ एक क्रिश्चियंस हैं इंतहा पसंद, जिसे आप कहते हैं, बहुत ही फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियंस, वो ख़ुद तो नहीं कहते, उसे एवेंजलिस्ट कहते हैं लोगों को, तो वो बड़े रेसिस्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो उनका जो निशाना है वो मुसलमान है, मुसलमानों के दुश्मन है वो। और आप अब ज़रा सा ट्रंप के दौर को देखें तो इज़राइल और इंडिया के साथ उसकी जो रिलेशनशिप है, उसका एक ही पॉइंट है, एंटी मुस्लिम्स। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में हैं, हम इस्लामी मुल्क में हैं, बिल्कुल ये ओपन बात है कि उसके सारे इक़दाम जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। उसने इवन इंडिया की मजम्मत तक नहीं की। इमरान खान गए, बहुत इज़्ज़त से मिला, सब कुछ किया, लेकिन दर पर्दा वो एक धोखा दे रहा था। ये आप देखिए, उसने मिडिल ईस्ट में भी यही किया कि इस्लामिक कंट्रीज़ को इस्तेमाल किया, प्रेशर डाल के किया इजराइल के साथ। एक चीज़ जो है जो हमने ट्रंप के टाइम में देखी कि इंटरनेशनली अगर आप देखें तो कहीं पे कोई नई वॉर स्टार्ट नहीं हुई, जो पुरानी चल रही थी बुश के टाइम से, ये वॉर से ज़्यादा खतरनाक है, वॉर से ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, अगर इराक पर हमला हुआ तो दुनिया ने देख लिया अमेरिका की शक्ल कि उसने एक झूठा, एक गलत बहाना करके किया। अफगानिस्तान में उसने किया, उसकी दुनिया ने मजम्मत की और आज बिलाखिर अमेरिका मान रहे। इसने तो मुसलमानों को तकसीम कर दिया। आप मिडिल ईस्ट को देखिए, कोई सोच सकता था आज से कुछ अरसा पहले कि इस्लामी ममालिक जो बहुत ही स्टॉन्च सपोर्टर्स थे पैलेस्टाइनियंस के, वो इजराइल को तस्लीम कर लेंगे और पाकिस्तान पर भी प्रेशर है। अब आप ये देखिए कि वहाँ जो होता है, जो बाइडेन के आने से बहुत काफ़ी चेंजेस आएंगे बेशक, मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर से और अभी पाकिस्तान तो ये के ऊपर आगाज़ हुआ है। देखते हैं कि जो बाइडेन अभी आएंगे और वो अपनी क्या पॉलिसीज़ हैं वो जब लोगों के सामने रखेंगे तो फिर सही तरह से अंदाज़ा यहाँ हो सकेगा। मैं थोड़ा सा कतई कलाम, पाकिस्तानियों के लिए शायद खुशी हो, ये जो हमारे नूरे टाइप के पाकिस्तानी हैं, आम कॉमन आदमी, कि 2 पाकिस्तानी नजात लोगों को उन्होंने बहुत अहम ओहदों के ऊपर अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। अच्छा। और वो भी हैं, हालांकि वो कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन फिर भी कैबिनेट में तो लेकिन है, नाम के तो कम से कम पाकिस्तानी हैं बैकग्राउंड से, ठीक तो है, वो भी शामिल होंगे। चलिए रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपसे बड़ी अच्छी बातचीत रही। और अब वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे अपने पाकिस्तान में। स्टे ट्यून्ड। जी, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर अपना पाकिस्तान में। और अब इस सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी आमना खान से, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो हमें बताएंगी कि बैलेंस डाइट क्या होती है और हमें किस तरह की ग़िज़ा जो है अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि हम हेल्दी भी रहें। क्योंकि हम लोग खाना तो बहुत खा रहे होते हैं, लेकिन उसमें अक्सर हमारी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल नहीं होती जो हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हों। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने मुल्क में इस तरीके का खाना खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा
पका हुआ होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल हुआ होता है, जो टेस्ट में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम उसको देखें न्यूट्रिशन के हवाले से देखें तो वो इतना अच्छा नहीं होता, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सो आमना से आज हम बात करेंगे कि किस तरह की ग़िज़ा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, स्पेशली वेदर चेंज हो गया है, सर्दियाँ हैं, पूरे मुल्क में काफ़ी ठंड है, तो उसमें भी हमें कौन सी ग़िज़ा जो है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और क्या एहतियात बरतनी चाहिए। तो आइए आमना से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी आमना। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बस हम पेंडेमिक के से गुजर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हमें बहुत से, आपका सवाल तो बिल्कुल परफेक्ट है। हमें न सिर्फ बैलेंस डाइट को देखना है बल्कि अपनी इम्यूनिटी को भी देखना है, ताकि वो भी स्ट्रांग रहे और हम इस वायरस से प्रोटेक्टेड रहें। बिकॉज ये वायरस जो है, अगर आपकी इम्यूनिटी लो है और तो वो आपको ज्यादा लगने के चांसेस हैं बनिस्बत के नहीं। तो इट्स वेरी वेरी लगने के भी साथ, और अगर आपको आप कैच कर लेते हैं इस वायरस को और आपकी इम्यूनिटी लो है तो उसके आपके जो है ज्यादा उसके बुरे असरात होंगे आपकी सेहत के ऊपर। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर आप फाइट कर जाएगी आपकी बॉडी उस वायरस से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं कुछ आपके व्यूअर्स को कुछ बताना चाहूंगी इन टर्म्स ऑफ कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखना है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि आजकल सर्दियों का मौसम है और हल्दी बिल्कुल प्योर मार्केट में हर रेडी वाले के पास मौजूद है। आप उसको खरीदें, उसको घर लेके जाएं, उसको उबालें, उसको पहले उबालें और फिर धूप में कम से कम 4 से 5 दिन इसको सोक करें। उसके बाद इसको बिल्कुल ब्लेंडर कर लें, पाउडर बना लें और उसको फ्रिज में जरूर रखें। अगर बाहर रखेंगे तो चूंटियां वगैरह आ जाएंगी, बिकॉज उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। बाजार से खरीदी हुई हल्दी जो है, सूखी हल्दी की आप बात कर रही हैं ना? पूरा जी, सूखी हल्दी की बात कर रही हैं आप? सूखी हल्दी की बात कर रही हैं, जो आप खुद घर में बना सकते हैं। तो आपकी तो बिल्कुल प्योर होगी। आप उसको फ्रिज में रखें, बाहर मत रखें, बिकॉज उसमें कोई प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल वो प्योर होगी। तो फ्रिज में रखें, अप टू 6 मंथ आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। उसका आप इस्तेमाल करें। उसको आप कम से कम 1/4 कप दूध में रात को 2 उबाले दें, आधा चम्मच हल्दी जो आपने खुद बनाई थी, और उसको उबालें और रात को सोने से पहले पिएं। इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, नींद भी अच्छी आएगी। जो जो आपकी बॉडी में इन डिफिशिएंसीज हैं वो ये इट्स अ नेचुरल एंटीबायोटिक, तो ये वो सारी चीजें जो है वो ये कवर करेगा। तो ये एक छोटी सी टिप है जो मैं देना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि सब इसका इस्तेमाल करें और इससे फायदा होता है। तो इसके अलावा और आप क्या कहेंगी, किस तरह के फल जो हैं उसे इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि सर्दियां हैं, बहुत अच्छे फल जो हैं आजकल आए हुए हैं, तो कौन से ऐसे फल हैं जिनका इस्तेमाल हम ज़्यादा अगर अपनी ग़िज़ा में लाएं? क्योंकि कहा जाता है कि विटामिन सी का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो कोविड के लिए वो बहुत अच्छी है। तो आजकल तो जो फ्रूट्स आए हुए हैं, ऑरेंजेस हैं, तो वो उनका इस्तेमाल ज़्यादा रखना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, बल्कि सुबह उठें और पहली चीज जो करें वो है एक ऑरेंज छील के उसको खाएं, और फिर आधा घंटे का इंतजार करें अपने नाश्ता करने से पहले। और सबसे ज्यादा जरूरी, जो लोग वेट भी कंट्रोल कर रहे हैं, जो लोग हेल्दी भी खा रहे हैं, नाश्ता बिल्कुल मत छोड़ें। नाश्ता इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। नाश्ता आपके सिस्टम की जो फाउंडेशन है ना, वो है सुबह का नाश्ता। अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे तो आपका वेट भी बड़ा मुश्किल से कम होगा, आपकी सेहत भी नहीं सही रहेगी। तो जब तक आप सुबह नहीं खाएंगे तो आप मतलब आपका पूरा दिन की जो रूटीन है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सही कह रही हैं, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना, क्योंकि अक्सर लोग जो लोग वेट अपना कम करना चाह रहे होते हैं वो ये समझते हैं अगर वो एम्प्टी स्टमक रहेंगे और ज्यादा देर तक खाना नहीं खाएंगे तो उनका वेट कम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। मैं समझाना चाह रही हूँ उस्मा कि जितना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट है कि आप लोग भूखे रहेंगे तो वो वजन कभी भी नहीं कम होगा, बिकॉज वो अनजाने में जब वो शाम को एक्चुअली अपना खाना, चाहे वो एक मील भी खा रहे होंगे, वो इतना ज्यादा उसकी इंटेक हो जाएगी कि वो पूरे दिन की जो जितनी कैलोरी की इंटेक की जरूरत है वो उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी कि छोटी छोटी मील्स लें थ्रू आउट द डे, एक्सरसाइज करें, और रात का जो खाना है वो टाइम से खाएं। मतलब रात को हम लोग खाना जो है वो 10 बजे 11 बजे, देखिए एक हमें बॉडी क्लॉक सेट करना होता है, और रात की नींद को भी नजर मतलब अपने फोकस में लाना होता है, बिकॉज ये नींद का भी रोल उतना ही है जितना खाने का है आपके वेट लॉस में और आपकी सेहतमंद जिंदगी का। तो ये दोनों चीजें
साथ साथ चलती हैं। तो अगर आप देर से खाना खाएंगे आप देर से सोएंगे, इसीलिए जल्दी खाएं। और आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि रोटी चावल वगैरह, ये सारी चीजें अगर आप 5 बजे तक उनको खत्म कर लें, उनको खा लें, तो फिर रात का खाना आपका सिंपल प्रोटीन होगी। तो और कार्बोहाइड्रेट बैठेगा नहीं, क्योंकि आप पूरे दिन चलते जाएंगे, आप उसको वर्कआउट करते जाएंगे, वो हजम होता जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, सेहतमंद तरीके से अपने कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल 5 बजे तक कर लें। अगर उन्होंने कोई केक भी खाना है तो वो 5 बजे से पहले खा लें और उसके बाद फिर ये है कि प्रोटीन्स ले सकते हैं वो के 7-8 बजे तक डिनर में वो लें। ठीक है, तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई। उनकी रिक्वायरमेंट है, हर बॉडी की फर्क रिक्वायरमेंट होती है। अप्रोक्सीमेटली 3 आउंसेस के हिसाब से वो प्रोटीन लें, उसके साथ सब्जी लें, उसके साथ अच्छा आमना मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि बच्चे जो हैं खाने में बड़ा तंग करते हैं माओ को, ठीक है, और बच्चे जो हैं जंक फूड की तरफ बहुत हो गए हैं। और आजकल तो आपको पता है कि क्योंकि स्कूल्स भी बंद हैं, बच्चे घर में ही मौजूद हैं, घर में ही सब उनकी एक्टिविटी हो रही है, तो खाना भी जो है वो टेक अवेज आ रहे हैं और टेक अवेज की डिलीवरीज आ रही हैं और वो खाना घर में ही खाया जा रहा है। तो जंक फूड बहुत ज़्यादा इन हो गया है बच्चों की लाइफ में, और घर का खाना उन्हें पसंद नहीं आता, हेल्दी फूड वो खाते नहीं हैं। तो उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ खिलाई जाए कि जो उनके लिए अच्छी भी रहे और जंक फूड से उन्हें हटाया जाए? जी आपने इतनी अच्छी बात कर दी, इट्स सो क्लोज टू माय हार्ट। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो बच्चे हैं ना, ये हम पेरेंट्स जो हैं, हमारी थोड़ी सी कोताही हो रही है, क्योंकि ये जो पैकेज फूड है जो ये राइडर्स लेके आते हैं, डिलीवरीज हो रही हैं, पता है क्या, ये है तो बड़ा मजे का उस वक्त, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके बच्चे में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और इम्यूनिटी, कोविड की ये जो एसिम्प्टोमेटिक यंगस्टर्स जो फिर रहे हैं वो इसी वजह से, मतलब उनकी डाइट भी सही नहीं है, सो देयर इम्यूनिटी इज वेरी लो। तो आप ये प्लीज, मेरी अपील होगी टू ऑल पेरेंट्स के घर में उनको, जैसे कि अगर वो नगेट्स या कोई ऐसी चीज मंगा रहे हैं तो फिर आप उसको घर में क्रिएट करें। आपके हाथ पे कंट्रोल होगा, आपको पता है ये किस किस्म का तेल इस्तेमाल हो रहा है, आप खुद करेंगे। जो भी वो मांग रहे हैं कोशिश करें कि वो एवरी संडे एज अ ट्रीट हो, रोज एक मामूली जिंदगी ना हो। और कोशिश करें वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आप उनको दे दें, और इससे ज्यादा एज अ ट्रीट देना। जैसे कि एवरी संडे के अगर तुमने ये किया, ये पढ़ाई की, या ये ऐसे लिखा, तो तुम्हें संडे को ये तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें मिलेंगी। तो उनके लिए भी कोई चीज लुक फॉरवर्ड करने के लिए है, ये नहीं कि रोज उनको मिल रही, बिकॉज ये तो एक किलर चीज है। प्रोसेस फूड, पैकेट से निकला हुआ खाना, वो सारा मॉल्टेड होता है, उसपे सारी हिडन शुगर्स होती है, वो तो एक अपने लिए एक अजाब है। और फिर ये बच्चे इतना ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं कि उनके पेरेंट्स, हम खुद क्लिनिक में देखते हैं कि वो माँ बाप बेचारे परेशान है कि भाई कैसे बच्चे को इससे अब कम किया जाए। जब इतना ओबीस हो जाते हैं तो वो तो फिर वक्त लगता है ना, एक पूरा साइकिल बाद में ऑब्वियसली कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, बच्चों के ऊपर तो हमने बात कर ली आमना। अब अगर हम बात करें जो हमारी सोसाइटी के सीनियर अफराद हैं और बुजुर्ग हजरात हैं, वो अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखें, और इम्यूनिटी के ऊपर जैसे हम बात कर रहे थे, तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो किस तरीके से बूस्ट की जा सकती है, ऐसी उनकी ग़िज़ा में ऐसी क्या चीज़ जो है वो उसको शामिल करना चाहिए? क्योंकि कोविड का भी अगर आप देखें तो उसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात जो हैं उन लोगों पे ज़्यादा हो रहे हैं जो 60+ हैं। तो उससे भी बचाव, कोविड से भी बचाव हो सके, उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो सके, तो ऐसी क्या ग़िज़ा होनी चाहिए लोगों? जी, वो उनकी ग़िज़ा सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वो कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। जितनी एज आपकी ज्यादा है उतनी ज्यादा नहीं करते आमना ही है, तो आप ऐसी बात कर रही हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो एजेड अफराद तो वो एक्सरसाइज से बिल्कुल ही हटते जाते हैं। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज कुर्सी पे बैठे हुए भी की जा सकती है। सिर्फ आप अपने इफ यू मूव योर लिम्ब, हाथों को ऊपर नीचे करने में थोड़ी सी हरकत, जरूरी नहीं है कि अगर उनसे नहीं बाहर जाया जा रहा, वॉक नहीं हो रही, तो आप अपनी लेग्स को थोड़ा सा मूव करें, हाथ को थोड़ा सा मूव करें, थोड़ी सी आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा, थोड़ी सी बॉडी में हरकत आएगी, उसी से आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, इमीडिएट आपको फायदा मिलेगा। अब आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गैस और विंड और ब्लोटेडनेस, ये सारी चीजें, बदहजमी बहुत होती है। अब मैं अपने पेशेंट्स को कई दफा कहती हूँ ठीक है आपसे और कुछ नहीं हो रहा तो आप कम से कम एक आइस पैक, ठंडी चीज का आइस पैक खाने के 1 घंटे के बाद पेट के ऊपर रखें, फौरन आपको एकदम
उससे उस गैस से आराम आना शुरू हो जाएगा। तो नेचुरल चीजें बजाय कि कोई दवाई लें। हाँ, तो ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई आमना, और इंशाल्लाह आगे फिर आपसे और कोई मजीद अच्छी टिप्स लेंगे। आज आपने जो 2-3 टिप्स हमें दी बड़ी फ़ायदेमंद है। सो बहुत शुक्रिया आमना हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया जी। तो ये आमना थी, बड़ी अच्छी इन्होंने हमें बातें बताई, बहुत अच्छी टिप्स दी सेहत के हवाले से, और इनके ऊपर ज़रूर अमल कीजिए, अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाइए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद दोबारा मिलते हैं अपना पाकिस्तान में। जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ आपको अपना पाकिस्तान में, और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैद आर शाहिद साहब, एक्स लीगल कोऑर्डिनेटर हैं के इलेक्ट्रिक के। और जी, के इलेक्ट्रिक ऐसा इदारा जिससे आप सबको, हम सबको बहुत सारी शिकायत हैं, और हमारी शिकायत जेन्युइन हैं भी या नहीं, ये बात करेंगे हम शाहिद साहब से। भाई उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा, आपका ताल्लुक एक ऐसे इदारे से रहा है पहले जिससे कि हमेशा से ही हम कराची वालों को बहुत ज़्यादा शिकायत रही हैं। सो हमारी जो शिकायत हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि इतनी ज़्यादा हैं, वो सही भी हैं या नहीं हैं। हम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे होते हैं या वाकई में इस इदारे में इस तरह के जो हैं कुछ खामियां हैं जिनको कि सही करने की ज़रूरत है। लोड शेडिंग का मसला आप देखें कि हम लोग अपने बचपन से एक चीज़ देखते आ रहे हैं, और अब हमारे बच्चे भी हो गए और वो भी इस लोड शेडिंग के अजाब से गुजर रहे हैं। सो ये क्यों इतनी ज़्यादा होती है कि हमें पता नहीं होता, इस इदारे को पता नहीं है कि गर्मियाँ आने वाली हैं या सीज़न आने वाला है और उसमें जो है शॉर्टफॉल होगा, तो उसके लिए पहले से तैयार रहें। हर साल इनका यही कहना होता है कि हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज की कमी हो गई है, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। तो क्यों इन चीज़ों को अभी तक जो है सही नहीं किया जा सका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये पब्लिक का एक इदारा है, तो पब्लिक के इदारे में ऐसे इशूज़ तो बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन KESC, साबिका KESC और अब कराची इलेक्ट्रिक जो है, इसमें ऐसे इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसकी मैं आमतौर से वजह ये समझूंगा कि इनको आज तक ये पता ही नहीं है कि इनके यहाँ बिजली की खपत कितनी है और बिजली की पैदावार कितनी है। ठीक है, अगर पता भी है तो ये इसको इग्नोर कर जाते हैं। क्यों? देखिए, वो क्या खास वजह हो सकती है? क्योंकि देखें, आपको अभी तक तो पता होना चाहिए कि एक शहर की आबादी इतनी है, यहाँ पे इतने कंज्यूमर है, आपकी कंजम्पशन कितनी होनी है, तो आपके पास पूरा एक टाइम होता है कि आप उस चीज़ को जो है अपने लेवल पे लेकर आ सकें। अगर नहीं ये लोग अभी तक लेकर आ रहे तो उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह ये है कि ये एक प्राइवेट इदारा है, मुनाफा कमाने का इदारा जब से बना है, इस पे बहुत सारी इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए, ज़ाहिर ये लोग आए तो पैसे कमाते हैं, पब्लिक का खून नहीं छोड़ते हैं। अच्छा देखिए, उसकी वजह ये होती है कि लोड शेडिंग उस वक्त ना हो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इनको पैदावारी सलाहियत का और अखराजात जो बिजली की खपत है उसका इनको अंदाज़ा हो जाए और ये एक वक्त में आके उसको काबू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि नए प्लाजाज बन रहे हैं, बिजली के नए कनेक्शंस दिए जाते हैं, नए PMTs लगा देते हैं, नए कनेक्शन में इनको पैसे मिलते हैं। जब एक तरफ तो आप ये रोना रो रहे हैं कि हमारे पास बिजली इतनी नहीं है कि हम इस इलाके को, लोड शेडिंग का मतलब यही है ना कि हमारे पास पैदावारी सलाहियत कदरे कम है, जिसकी वजह से हम उसको कट डाउन करते हैं, लोड शेडिंग करके बाकी लोगों तक बिजली पहुँचाते हैं। इसका मतलब तो मैं जो समझ रहा हूँ वो यही होता है, ऐसा ही है ना। लेकिन उसके बावजूद जब आप नए प्रोजेक्ट्स को बिजली दे रहे होते हैं और नए प्रोजेक्ट जो भी आ रहे होते हैं आप उनको जब दे रहे हैं तो अब क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि पैसे आ रहे हैं। तो ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा जब तक इस तरह किया जाएगा। पैदावारी सलाहियत स्टिल है और इसकी जो खपत है वो बढ़ती चली जा रही है, तो ये हमेशा रहेगा इस तरह। तो खपत तो देखें आप हर साल बढ़ ही रही है ना, बल्कि तो हर साल क्या कि हर, अगर हम कहेंगे हर रोज के हिसाब से जो है बढ़ रही है। नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, हजारों रोजाना, बिल्कुल रोजाना दिए जा रहे हैं। तो और पैदावार जो है वो नहीं बढ़ाई जा रही, बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा रही। गवर्नमेंट का काम है इस पर सख्ती की जाए, क्योंकि सिर्फ मुनाफा, एक दफ़ा मैंने इनका सुना था कि माफ़ी चाहता हूँ, इनका
अरबों मुनाफा होता है। तो कम से कम उस अरबों मुनाफे में से बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लें। बिजली के जो पोल लगे हैं जिस जगह पर भी लगे हैं, आज 70 साल से, ये शायद पाकिस्तान बनने से पहले जहाँ लगे हैं, उसकी वजह से एक बुराई है कि इंक्रोचमेंट पैदा हो जाती है। यानी घर से अगर 10 फीट फासले पर एक चौड़ी रोड है और वहाँ पर एक बिजली का पोल लगा है, तो उस एरिया का जो दुकानदार या घर वाला है वो 10 फीट तक को तो वैसे इंक्रोच कर लेता है कि क्योंकि इस रास्ते से गुजर नहीं होगा, और वो अपनी गैलरी बना लेता है, दुकानदार वहाँ चबूतरा बना लेता है। तो अगर केएससी उसको वापस ले आए 3 फीट के फासले पे, जो भी इनका एक डायमेंशन बनी हुई है, उस पर लाए कि बिजली की तरसील यहाँ से होगी या पोल यहाँ होगा, तो बहुत सारे हम लोग जो ट्रैफिक के मामलात हैं। ये तो आप बड़ी टेक्निकल बातें कर रहे हैं और बहुत सारी जाहिर चीज़ें हैं। अच्छा, एक और बात ये कि के इलेक्ट्रिक जो है एक वाहिद इदारा है जो यहाँ पे पावर सप्लाई कर रहा है हमारे शहर में, ठीक है। तो एक मोनोपोली है इनकी, जाहिर है, और हम लोग वो जिस तरह की भी सर्विस देते हैं हमें उसी को मजबूर है, कोई हमारे पास अल्टरनेटिव। तो आपका क्या ख्याल है, अगर कोई और नई कंपनीज आए, ठीक है, जो पावर सप्लाई है का ही काम करे, तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी? के इलेक्ट्रिक की जब एक कंपटीशन आएगा तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं, ऐसा होगा। लेकिन आने क्यों नहीं दी जाती? नई कंपनी तो बहुत सारी हैं जो आना चाहती हैं। नई कंपनीज आना चाह रही थी, मुल्क से बाहर की भी कंपनियां पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होना चाहती हैं, लेकिन फिर वही मोनोपोली की बात है, क्योंकि ये केएससी हुई, यानी बिजली का यूनिट कह लीजिए, और या पेट्रोल या गवर्नमेंट के बिल्कुल खास कमाऊ पूत होते हैं जिनसे गवर्नमेंट चल रही होती है, तो गवर्नमेंट इन पर मैं समझता हूँ सख्ती नहीं करती, क्योंकि कमा कर दे रहे हैं ना। 1 रुपया बढ़ता है तो अरबों रुपए जाते हैं, चाहे पेट्रोल हो चाहे ये आपके यहाँ बिजली हो। इसलिए कोई नए लोगों को नहीं यहाँ पर आने दिया जाता, जिससे पब्लिक परेशान। तो जो सेटिंग्स हुई है बस पुरानी सेटिंग्स हुई चले सेटिंग हुई है या सही है। अच्छा, एक और जो बहुत शिकायत तो बहुत सारी है, लेकिन मैं इस टाइम वो वाली शिकायत आपके सामने रख रही हूँ जो कि बहुत कॉमन है और लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल से गुजरना पड़ता है। ओवर बिलिंग। जी जी, अक्सर लोगों की शिकायत हुई थी कि हमारी यूसेज इतना नहीं है और हमारी बिल जो है वो ज़्यादा आता है, और उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने बैठ के कैलकुलेशंस भी की हैं और निकाली हैं रेटिंग्स के ओवर बिलिंग होती है। तो ये वाकई में होती है या फिर आपका, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का कहना यह है कि ओवर बिलिंग नहीं होती, वो जितना भी बिल आता है वो आपके मीटर के हिसाब से ही आता है, लेकिन कंज्यूमर का कहना यह है कि इतना यूजेज नहीं है, ओवर बिलिंग हो रही है। तो ये इतना फर्क क्यों? अगर आपकी जो बात का जवाब बिल और मीटर की रीडिंग को अगर सामने रख लिया जाए तो पता लग जाएगा क्या आपका बिल अकॉर्डिंग टू रीडिंग है, तो इसका मतलब ओवर बिलिंग नहीं है। लेकिन असल में होता यह है कि ओवर बिलिंग, इंसान वहाँ बैठे हैं, गलती होती है इंसानों से, ठीक है, गलती हो जाती है, बिल गलत बन जाता है। हमारे यहाँ स्लैब सिस्टम जो इन्होंने दिया हुआ है कि जी 100 यूनिट पर ये रेट है, हमारे 200 पे 300 पे और फला में, तो जानबूझ के अगर किसी के 99 यूनिट होंगे तो इसको 101 ज़रूर कर दिया जाएगा, इसलिए कि उस स्लैब क्रॉस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आती है कि साल में एक आध दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो बिलिंग डेट है उसको चेंज कर दिया जाता है। बिल्कुल, तो उससे भी ये स्लैब जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि हमारी तनख्वाह पाकिस्तान में या मुख्तलिफ दुनिया में कि हमारी तनख्वाह 1 से लेकर 5 तक में मिलती है और मेरी बिल जमा करने की आखिरी डेट 24 तारीख है। तो हम लोग ये समझते थे कि यानी पब्लिक का ये कहना होता है कि जी हमारा बिल ऐसा वक्त में क्यों ना आ जाए कि हम पहली में आसानी से भर दें, लेकिन उसका जवाब मैं आपको दूँ कि इसी की कुछ मजबूरियाँ भी हैं कि इसी वाले रोज़ काम करते हैं, वो पहली तारीख से लेकर 30 दिन तक किसी न किसी डेट, किसी न किसी इलाके की आखिरी तारीख होती है। तो अगर उस सब की तारीख 1 से 5 तारीख पे ले आएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है, वो तारीख तो उनकी वही है। अच्छा, ओवर बिलिंग की जहाँ तक बात है, अगर किसी का बिल यूँ कहिए कि वो गलत आ गया किसी भी तरीके से रीडिंग, हालांकि होता नहीं है, पहले मैनुअल रीडिंग होती थी, घर के अंदर मीटर लगे हुए होते थे, नॉक करता था मीटर रीडर, वो रीडिंग देखता था और लोग मुख्तलिफ छोटे छोटे से तरीके थे जिससे बिजली लोग चोरी करते थे। अब किसी ने चोरी पे तो काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। अच्छा, ये सवाल मैं आपसे करना चाहती थी कि कुंडा सिस्टम जो है और बिजली चोरी जो है, इस पे बहुत ज़्यादा भी, इस पे के इलेक्ट्रिक भी बहुत ज़्यादा बोलता है कि इस वजह से जो है हमारे काफ़ी लॉस में जाता है ये इदारा। देखें, अगर केएससी या के इलेक्ट्रिक आपसे ये कहता है कि हम लॉस इसलिए जा रहे हैं कि कुंडा सिस्टम है, तो ये उसकी नाकामी है। उसको खुद चाहिए अपनी सर्विसेज की कामयाबी के लिए, मतलब उसकी जांच पड़ताल करें, जबकि पूरे कराची में बंडल केबल्स इस वक्त डाल दिए गए हैं। पहले हर गरीब आदमी 200 रुपए की बिजली चोरी करके
इनके यानी इनका साथी बन जाता था। कुंडा घर से डाल दिया, मीटर में तार लगा ली। पुराना सिस्टम होता था कि मीटर में ग्रिप लगा हुआ होता था, वो ग्रिप के बाद जो बिजली जा रही होती तो उसमें लोग तार लगाते थे। ये बात है कम से कम 30 से 35 साल पुरानी, क्योंकि मैंने केसी में जब जॉब लेकिन अभी भी लोग करते हैं कुंडा नहीं, सिस्टम अब बहुत कभी कम भी हो गया, आटे में नमक के बराबर। देखिए अब जहाँ से बंडल केबल गुजर रही मेरे घर के सामने से, मेरी फैक्ट्री के सामने से, तो देखिए बंडल केबल में अगर मैंने सुराख किया किसी तरह किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, सुराख तो नजर आएगा। फैक्ट्रीज में आजकल 1 मीटर की इनके पास एक किस्म है AMR, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिनका कंजम्पशन लाखों या करोड़ों में है, उनको ये कंप्यूटर के जरिए अपने यहाँ बैठा हुआ इनका एक इदारे का आदमी जो कि इनकी रीडिंग को देख लेता है, ठीक है, तो वो चोरी करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बहाना है कि बिजली की हमारी चोरी हो रही है। बहुत ज्यादा ये अनऑथराइज्ड इलाके में जहाँ ये नहीं जाते, मीटर क्यों देते हैं, कनेक्शन क्यों देते हैं? और वहाँ एक बुराई इनकी ये है कि वहाँ पर एक PMT जो लगा, PMT से बिजली काट देते हैं। अगर वहाँ 100 लोग रह रहे हैं, 10 लोग जो कि बिजली का बिल वक्त पे अदा कर रहे हैं, उनका भी इस्तेहसाल होता है, उनकी भी बिजली कट जाती है। वो आते हैं तो कहते हैं कि जी तुम इनको इस पर माइल करोगे, बिजली का बिल भरें, जो कि गलत है। सिस्टम को इस तरह बनाएं कि मैंने बिजली के पैसे पूरे किए हैं, आप दे दें, लेकिन फिर वो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। दुनिया में बाहर इस तरह के मीटर आ चुके हैं, जिस तरह हम लोग मोबाइल में कार्ड डालते हैं, इस तरह के मीटर आ चुके हैं कि हम पहली तारीख को ग्रोसरी लेने जब जाएं तो वो बिजली का कार्ड भी खरीद के ले आएं और उसमें डाल दें। ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं, मोनोपोली खत्म हो जाएगी, इदारा है, गलतियां और नहीं होने में हम लोग एक दूसरे के पीछे, कभी बिल्ली आगे फिर वो घूम कर आएगी तो चूहा आगे, ये खेल चलता रहेगा। अच्छा, एक और शिकायत हम कंज्यूमर के तरफ से तो मैं शिकायत आपके सामने रख ही रही हूँ, लेकिन इदारे की एक और शिकायत जो बहुत बड़ी है वो ये है कि बहुत बड़े बड़े इदारे जो हैं उनके जो हैं बिल इनके ऊपर ओवर ड्यू हैं और पे नहीं किए जाते, जिसकी वजह से वाजबात हैं, तो उसकी वजह से भी इनको काफ़ी लॉस होता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए बड़े बड़े इदारों में करोड़ों रुपए हैं, मिसाल के तौर से इदारे का नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन इनको चाहिए, गवर्नमेंट के लोग हैं ना, ये वही वजह है कि उनसे पैसे लेने, गैस वालों से पैसे लेने तो ये गैस लेते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के दोनों मकरूज होते हैं। ये नाकामी हुकूमत की है ना, ये पब्लिक पर क्यों डालते हैं? तो बेसिकली सिस्टम जो है वो सही नहीं बन पा रहा, सिस्टम को दुरुस्त नहीं करते, सिर्फ मुनाफा कमाने पर हैं। इस वक्त जो माजरत सर जो KE है, यहाँ पर इन लोगों की वो तनख्वाहें हैं कि मैं और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, ठीक है। एक दफ़ा कोर्ट गए थे तो उन्होंने बताया कि जी, एक ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे, कि उसने बताया 60 से 70 लाख तनख्वाह। तो उसने कहा कि नहीं, जज साहब ने कहा कि नहीं पूरे साल की नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 1 महीने की कितनी है। तो थोड़ा सा शर्माए, लजाए और कहा कि नहीं सर ये 1 महीने की तनख्वाह है। अच्छा, तो फिर क्या हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा, लाइनमैन का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है। अगर मीटर की हम बात करें तो नए मीटर जो है वो फिक्स किए गए, पुराने मीटर में अक्सर इस तरह के ग्लिचेस होते थे जो कि लाइनमैन आके खुद लोगों से आके वो बात करके जाते थे कि आप ये कर लें, आपका बिल कम आएगा, और उसकी काफ़ी सारी वो चीज़ें होती थी। तो उसको भी पकड़े गए हैं काफ़ी लोग, जिसमें कि फिर एंड में आके कई हज़ार का जो है वो फाइन कंज्यूमर को दिया जाता था। देखिए ये पुराने ज़माने में, जैसे मैंने अर्ज़ की थी पहले, कि बिजली की चोरी के तरीक़े बड़े आसान थे। अब तो ये बड़े पढ़े लिखे लोग आए हैं, बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, इन्होंने कोई रास्ता गरीब आदमी के लिए तो छोड़ा नहीं कि वो बिजली चोरी करे। और अगर वो 200 रुपये की बिजली चोरी करता है तो गली मोहल्ले में सबको पता लग जाता है इसने 200 की चोरी की थी और 2000 का बिल दिया था। अब गरीब आदमी बिजली तकरीबन मैं समझता हूँ नहीं चोरी करता, माँ सिवाय अनऑथराइज्ड इलाके जो हैं वहाँ पर इन्होंने जहाँ बंडल केबलिंग नहीं की है वहाँ लोग बिजली चोरी करते हैं। अच्छा, आप ये लाइनमैन का जो था, पहले आते थे वो बताते थे, लेकिन सारे के सारे तरीके पकड़े जा सकते हैं। अच्छा, आपके सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि हमारा बिजली का मीटर तेज़ चलता है, हमारा मीटर ही तेज़ चलता है। देखिए सादे लोग हैं, इनको ये अंदाज़ा नहीं कि अब बड़ा डिजिटल दौर आ चुका है। बिजली का एक फार्मूला है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए दुनिया भर में माफ़ी चाहूँगा, दुनिया भर में 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे जलेगा तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। अगर हम अपने घर के मीटर को चेक करना चाहें तो हम इस फार्मूले के तहत दुनिया का किसी भी मेक का मीटर हो हम चेक कर सकते हैं। अच्छा। और जब हम चेक कर रहे हैं तो KESC ने या कराची इलेक्ट्रिक ने बड़ी आसानी पैदा की कि इनके मोबाइल यूनिट्स हैं, मोबाइल ये जो मीटर चेकिंग के यूनिट्स हैं मोबाइल हैं, उनको आप एप्लीकेशन दें
आपने अगर देखा कि आपका मीटर गलत चलता है या आपका मीटर ज्यादा चल तो रहा अक्सर है, लोगों की शिकायत होती है कि जो नए मीटर लगे हैं बहुत तेज तेज चल रहे है, होते लोग हैं। कहते हैं। अच्छा, पहले इस फार्मूले के साथ इस फॉर्मेट पे अपने आप को चेक कर लें। अगर है तो वहाँ एप्लीकेशन दे, वो आएंगे, देर से आएंगे लेकिन आ जाएंगे। जब आपका मीटर जब चेक हो जाएगा और पता लग जाएगा तो फिर आप क्लेम करें, पीछे ना रहें। अगर ऐसा कुछ पाया गया कि आपका मीटर तेज है, उसकी तस्वीरें बनाएं। जिस तरह मीडिया बहुत आगे चला गया है, जिस तरह केसी टेक्निकल, तो आप भी देखें ना, सिर्फ जबानी कहते हैं हमारा मीटर तेज चलता है, तो केसी भी सुनकर उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। हाँ। मतलब उसको आप बताएं, आप प्रूफ justify लेकर करें। आए, हाँ, और फिर जस्टिफाई तो फिर करें उस जाहिर चीज़ है को। और अगर हो सकता है कि आप भी गलत हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग, होता ये बिल्कुल भी है ठीक है, इसी तरह कि से। किसी और के साथ हुआ है तो हमें लगता है कि हमारे घर में भी वो मसला ज़रूर हो रहा होगा और हम उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। अच्छा, एक और चीज़ के बिलिंग के हवाले से ही बात करेंगे कि यूनिट्स पे जो पर यूनिट रेट होता है वो अनाउंस कर दिया जाता है अचानक से, जिसकी कि पहले कोई वो खबर नहीं होती, और बहुत ही अगर छोटा सा अगर हम कहें कि 1 रुपये या 2 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वो इतना फ्रीक्वेंटली बढ़ता रहता है कि आप देखें कि उससे बिल के ऊपर बहुत, अगर आप 1 साल बाद का बिल देखें तो उस पर काफ़ी फर्क असर पड़ पड़ता जाता है। देखिए, ये हमारे यहाँ जो टैक्टिस से बताया जाता है कि बढ़ तो 10 रुपए रहा था यूनिट पर, लेकिन बड़ी मेहरबानी, एहसान किया, तरस खाया, वहाँ 2 पर रुपए 3 कर रुपए दिए, या 3 2 रुपए रुपए या कर 2.5 दिए। रुपए बढ़ा दिए। ठीक है, वो पहले दिखाते हैं। तो ये क्यों इतना फ्रीक्वेंटली बढ़ता रहता है, इसकी वजह देखिए, क्या ये है? तो उनको मुनाफा कमाने का एक तरीका है ना, मुनाफा कमाने का तरीका है। इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनका मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा ऑल्टरनेट हल मौजूद नहीं है। आपको सिर्फ इसी से, जैसे आपने कहा था, तो बिजली ये आपको नेपरा इनके ऊपर क्या चेक नहीं रखता, चेक एंड बैलेंस नेपरा का एक कोई गवर्नमेंट तो का है ना, सिस्टम है ना? नेपरा- नेपरा तो देखता है इन चीज़ों को, सब चीज़ों को नेपरा देख रहा है। अब ये सवाल देखिए ना, पब्लिक इस वक्त सुन रही होगी, कुछ पढ़े लिखे लोग भी सुन रहे बिल्कुल, होंगे, हाँ, बिल्कुल तो वो ठीक नेपरा के ऊपर वैसे ही उंगली उठ रही है कि नेपरा खुद इसको कंट्रोल करे ना। मेरे या आपके कहने से नेपरा हमारे करेगा? ऑब्वियसली कहने से तो नहीं करेगा। नहीं, नेपरा का काम है बिल्कुल। कब कितनी बिजली बढ़ाई जाए, जैसे मैंने बताया, कमाऊ पोत है, बिजली पे पैसे बढ़ा दो, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दो, ये 2 चीज़ें हैं और किसी चीज़ पे नहीं, जिससे बराह रास्त बोझ एक पब्लिक पे पड़ता आम है, आदमी जबकि रो पड़ती है आम आदमी। बिल्कुल, क्योंकि ये मेन जो हमारे पावर सप्लाई के जो ये इदारे हैं, जब यही सही तरह से काम नहीं करेंगे तो कंज्यूमर क्या करेगा? बिल्कुल पिसता जाएगा। तो नए आप मीटर कह रहे हैं कि नए मीटर में कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका मीटर तेज चल रहा है तो आप उसको पहले खुद चेक करें, जी हाँ, ठीक है, और पहले फिर जब खुद इदारे से लोग आएँ आप उसको दिखाएं, और अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में आपका मीटर सही नहीं चल रहा तो आप उसको आगे तक लेके जाएं बात को। बिल्कुल, उसे आप ले जाएं रोज। अच्छा, कंपनीज चेंज हुई हैं, जैसे कि आप केएसी के टाइम पे थे, फिर ये के इलेक्ट्रिक हो गई और इंटरनेशनल कंपनी जो है वो इसमें अब इन्वॉल्व है, तो लेकिन परफॉर्मेंस में तो कोई फ़र्क देखने में नहीं आया। महंगी ज़रूर हो गई है बिजली, ठीक है, नाम बदलने से, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आया। फिर नेपरा हाँ, का बिल्कुल नाम बिल्कुल लो, ले, आप ले कसूर तो सकते हैं। उसी का होगा ना। देखिए, जब भी कोई चीज़ आएंगी, वो लोग आए पैसे कमाने के लिए, उन्होंने पैसे लगाए हैं और वो पैसे कमाने आए। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हमारे गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, नेपरा का फ़र्ज़ है कि वो उसको देखे कि पैसे बिल्कुल कमाएं, लेकिन उसके रूल्स रेगुलेशन में रहें, किस तरह से कितने परसेंटेज उनका मुनाफा बनता है वो कमाएं। वो तो पैसे कमाने की धुन में आए। बिजली, उनका एक ये परसेप्शन है कि जब वो आपकी बिजली को बंद करते हैं तो दिन रात के 24 घंटे में से अगर आपकी लोड शेडिंग गर्मियों में 7.5 घंटे होती है, तो उनको ये पता है कि 7.5 घंटे में अनअथराइज इलाकों की जो बिजली वो बंद है तो हमारा नुकसान नहीं हुआ, और जो हमारे सारिफीन हैं जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी बिजली बंद है, ये भी पैसे बच रहे हैं। अच्छा, बिलिंग की लिमिट वो घुमा फिरा कर वहीं रखते हैं। एक सवाल आपने किया था कि जो स्लैब बना दिए गए कि 100 यूनिट पे ये है, 200 स्लैब पे पे ये भी, है। और एक और बात, पीक आवर्स और ये ऑफ पीक आवर्स पीक जो आवर्स, हैं, तो देखिए, इसका भी अक्सर लोगों को नहीं पता लोगों को कि नहीं पता, बिल्कुल कौन से ठीक है। आवर्स हैं, क्योंकि वो अनाउंस ही नहीं किए जाते। जिस तरह से एडवर्टाइजिंग टीवी पे और चीज़ों की जाती है, इन चीज़ों की कभी नहीं की इसकी नहीं जाती। की जाती। देखिए, इन्होंने पीक आवर्स, दुनिया में हर जगह ये निज़ाम मौजूद है, दुनिया में मौजूद है। उनके मीटर बता देते हैं, रीडिंग जो बताती है उनकी, जो अब लेटेस्ट जदीद मीटर लगे हुए हैं, 5 बजे या 6 बजे से लेके 11 बजे तक के जो आवर्स हैं उसको ये पीक आवर्स कहते हैं। 11 बजे बिजली तक का, है। जी हाँ, कि बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसके रेट हम ज़्यादा लेंगे, और पब्लिक से दरख्वास्त करते हैं कि जी आप बिजली मतलब कम यूज़ करें इस वक्त में, जस्ट लाइक कि आप इस्त्री ना करें। लेकिन जो आदमी थका हारा 6 बजे आएगा, उसके दूसरे कपड़े इस्त्री होंगे तो सुबह पहन कर जाएगा एनीवे। लेकिन इन्होंने ये कह दिया दुनिया में है, लेकिन हमारे यहाँ उसका इस्तेमाल कतई और कतई गलत है।
हम जिस सिर्फ और तरीके उसको से किया जाए। मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं पी कार्स, और अन पी कार्स को हम मुनाफा कमाने के लिए, जबकि इसकी तरतीब अगर दुरुस्त कर दें तो इससे नुकसान आम सार्फिन को आम कदरे लोगों कम को हो नहीं जाएगा। होगा। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। बहुत सारे चीज़ें जो थी वो आज लोगों को पता चली होंगी, क्लियर हुए होंगे जो उनकी शिकायत हैं वो। लेकिन बात वही है कि इस इदारे को बेहतर होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और सिर्फ इस इदारे को नहीं बल्कि इससे ऊपर जो इसको कंट्रोल करने वाले इदारे हैं उनको भी बेहतर होने की ज़रूरत है। एक थोड़ा सा ऐड कर दूं अगर आप जी मुझे जी बात जी, दें। बस लास्ट टाइम। लास्ट देखिए, मैं ऐड ये कर देता हूँ, लोगों को एक ही कहना है कि मीटर का रेंट लिया जाता है, ठीक है, मीटर का रेंट लिया जाता है। अच्छा, मैं आपको ये दो बहुत जल्दी से कंपाइल कर देता हूँ कि देखिए, मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ तो तराजू उस सब्जी वाले का होता है, उससे तोल के मुझे दे देता है। जी मैं तोलने के पैसे और उस तराजू के पैसे नहीं देता। KESC में बिजली को नापने तोलने का पैमाना मीटर है, मीटर के थ्रू देते हैं। जबकि कमाल की बात है कि मीटर के पैसे KESC और कराची इलेक्ट्रिक सारिफ से उस वक्त वसूल करती है जिस वक्त उसको कनेक्शन देती है, पैसे वसूल कर देती है, वो उसकी प्रॉपर्टी हो गया। और उस पर लिखा हुआ होता है कि ये KESC की प्रॉपर्टी, मीटर पे इम्बोज होता है, अंदर लिखा हुआ होता है। अजीब कानून है ना। अच्छा, जब इनके आपने मैंने- एक चीज सेल भी कर दी लेकिन प्रॉपर्टी आपने अपनी उनकी ही क्यों रखी है? या तो वो उसके पैसे ना लें, ठीक है। नंबर 2, वो आपकी दीवार पे माउंट होता है मीटर। KESC मीटर रेंट लेती है बेचने के बाद। देखिए, दो बुराइयां हैं, एक तो आपने उसके पैसे दे दिए, फिर मीटर का रेंट ले रही है। मीटर का रेंट क्यों ले रही है? वो नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपकी दीवार पे जहाँ मीटर माउंट किया गया है, आपकी दीवार को इस्तेमाल किया है। KESC के किसी पोल पे आप अपना बैनर बांध दें तो उसको उतार के फेंक दिया जाएगा जब तक कि उसके पैसे ना दिए जाएं। या कराची इलेक्ट्रिक कह लीजिए, आपकी दीवार पे मीटर लगा है, उल्टा आपसे पैसे लिए जाते हैं, जबकि वो पैसे देने चाहिए नॉमिनल, जबकि बड़ी छोटी सी रकम होती है, 10, 15, 20 रुपए। अगर आप 70-72 साल में किसी एक घर का देख लीजिए, 15 के हिसाब से साल के कितने हैं, 10 साल के कितने हैं, तो KESC या कराची इलेक्ट्रिक मकरूज है हर सारिफ की कि उसको 60-70 लाख रुपए देने उसने। ये गवर्नमेंट का कानून है, गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए। मेरे बहुत से सारिफिन इस वक्त सुन रहे हैं, कराची इलेक्ट्रिक भी सुन रही है कि गवर्नमेंट को देना चाहिए। कौन सा भद्दा कानून है कि मेरे घर की दीवार पे मीटर लगा, मुझे पैसे दे, क्योंकि आपने मेरी दीवार इस्तेमाल की है, ठीक है, उस पर माउंट किया आपने मीटर लाके, जबकि आप पैसे भी ले रहे हैं। ये अब इस तरह का कोई जमाना नहीं है, लोग समझ जानते नहीं हैं। आती, बिल्कुल, हाँ, लोगों ये को तो बात समझ है, लेकिन लोगों को कोई सुन नहीं रहा। तो मेरा आज इस चैनल, इस प्रोग्राम से अपील है, ये भी आपने नेपरा से, एक बहुत ऐसी बात बताई जो कि लोगों को नहीं पता थी। आज के बाद देखिए थी। खलबली बच जाएगी। लोगों ने कभी कैलकुलेट नहीं नहीं, किया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 15-20 रुपए हर आदमी हर सारिफ दे रहा देता रहा है, है। लेकिन कभी भी उसने सोचा नहीं कि मेरे पैसे कितने, अगर ये दे दिया जाए तो सारिफीन अमीर तरीन हो जाए। चलें शाहिद साहब, फिर आपको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, कुछ और चीज़ें जो हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से ही उनको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और इसके साथ ही अपना पाकिस्तान में टाइम ख़त्म हो गया है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। सो उज़्मा अख्तर को इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले आपको याद करा दूँ कि हमारे चैनल को पसंद करने के लिए हमें फॉलो करें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ TV नेटवर्क, उसको लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।